हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन जो कि हम बीएस नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज हम देखेंगे उनकी पुस्तक का दूसरा चैप्टर। कल हमने उनके पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखे थे। आज दूसरे चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर हम देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास है। तो इतिहास मैंने डिटेल में अजय रावत जी की पुस्तक से पहले ही पढ़ाया हुआ है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उनके प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इसके अलावा जो अन्य हमारे जैसे उत्तराखंड परीक्षावाणी है, उत्तराखंड जिला सीरीज है, अन्य सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल हमारा, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, सभी को लाइक शेयर ज़रूर करें आप लोग। और सेशन पसंद आ रहा है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो इस बार की जो बीएस नेगी जी की उत्तराखंड वन लाइनर वाली पुस्तक है, इसका 3rd एडिशन आ चुका है ये। तो इसी को सॉल्व हम कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, जिसमें उत्तराखंड की प्राचीन जातियों, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं मैं सारे आपको कवर कराने वाला हूं। पहला चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। इस पुस्तक में टोटल 47 चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सीरीज कंप्लीट कराई जाएगी आप लोग को। और इसके अलावा जो सीरीज हम कंप्लीट करा चुके हैं, जैसे उत्तराखंड का इतिहास अजय रावत जी की पुस्तक से, जिला सीरीज और परीक्षावाणी, इन सभी की पीडीएफ आपको अगर प्राप्त करनी है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। तो पहला पॉइंट मैंने इसमें से निकाला है, और रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल जी ने की है। इन्हें उत्तराखंड का वेदव्यास भी कहते हैं, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट है, रामगंगा घाटी के पास में ही एक उड्यार माने गुफा, रॉक शेल्टर भी कहते हैं जिसे, मेहरू उड्यार स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, रानी खेत के पास धनखल गांव में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने एमपी जोशी और डीएस नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। किस वर्ष से करवाया? 1998 में करवाया। अगला पॉइंट है, मंगोली शैल चित्र, ये नैनीताल से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मोरध्वज में उत्खनन का कार्य। मोरध्वज को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, आपको मैंने पहले बताया हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जितने भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आंसर देना है आपने। सेशन कैसे लगते हैं, पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, वो सारे अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। मोरध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में एम मरखम ने करवाया था, आपने ध्यान रखना है। तो पिछले सोमवार से हमारी 2 नई सीरीज स्टार्ट हुई हैं, उत्तराखंड वन लाइनर और उत्तराखंड की जो बीएस नेगी जी की पुस्तक है वो वाली सीरीज। तो कल हमारा जो अगला वीडियो आएगा उत्तराखंड वन लाइनर का 3रा भाग आएगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। अगला पॉइंट देखते हैं, दयाराम साहनी, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड उत्खनन भी किया था 1921 में, हड़प्पा सभ्यता की खोज भी कहते हैं, जो दयाराम साहनी जी ने की थी। तो दयाराम साहनी जी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन 1919 से 1920 के बीच में किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी। अगला फैक्ट देखते हैं, महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज 1887 में और रिवेट कार्नक ने की। और इसकी आकृतियां वैसे प्राप्त कहां से हुई हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आपने याद रखना है, द्वाराहट के पास एक चंद्रेश्वर मंदिर है, वहां पर से हमें ये आकृतियां प्राप्त हुई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, देवीधुरा कप मार्क्स, जिनको हम ओखल भी कहते हैं, ओखली भी कहते हैं, तो इनकी खोज एमपी जोशी जी ने की है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला फैक्ट देखते हैं, गोपेश्वर के समीप कप मार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत कठौर जी ने की है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड की सबसे पहली प्राचीन प्रजाति कोल को कहा जाता है, जिनका पौराणिक ग्रंथों में नाम प्राप्त होता है मुंड या शबर। इस जाति में नाग पूजा और लिंग पूजा भी पाई जाती थी, आपने याद रखना है। और इसी जाति में कुमार कुमारी प्रथा भी प्राप्त होती थी। अगला पॉइंट देखते हैं, चारण जी कोल जाति को, यानी शिव प्रसाद डबराल चारण जी, इस कोल जाति को हमारे भारत या हिमालय की सबसे प्राचीनतम जाति बताते हैं। यह तथ्य काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, किरात प्रजाति के अन्य नाम जो हमें प्राप्त होते हैं। अगली जो प्रजाति हमारी है कोल के बाद हमें किरातों का वर्णन प्राप्त होता है। तो किरात प्रजाति के जो अन्य नाम हमें प्राप्त होते हैं तो वो है किन्नर, कीर या भिल्ल। और ये भिल्ल वाला सवाल पिछले साल ही पेपर में पूछा गया है। स्कंद पुराण में किरात जाति का नाम प्राप्त होता है भिल्ल। अगला पॉइंट देखते हैं, बाणभट्ट जी की पुस्तक है कादम्बरी और कालिदास जी की पुस्तक रघुवंशक महाकाव्य में किरातों का वर्णन प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, और जॉर्ज ग्रेनसन जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं,
तो जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को, जैसे अभी हमने देखा था चारण जी, शिव प्रसाद डबराल चारण जी, कोल जाति को भारत या हिमालय की सबसे प्राचीनतम प्रजाति मानते हैं, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति बताते हैं, प्राचीन प्रजाति बताते हैं। तो ये दोनों फैक्ट आपने क्लियर करते हुए चलने हैं, किसका क्या कथन था। अगला पॉइंट देखते हैं। तो प्राचीन प्रजातियों में देखें, कोल किरात के बाद हमें प्राप्त होते हैं खस जाति। पूरी बुक से सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको कराए जाएंगे, बस आपने लाइक और शेयर जरूर करना है। ये वीडियो लगातार आते रहेंगे। वीडियो काफ़ी छोटे होंगे, 10 से 15 मिनट के बीच में होंगे, मैक्सिमम 10 मिनट, वैसे 10 से 12 मिनट के डेली वीडियो आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो ध्यान से सुनना है, अपने नोट्स बनाने हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर करके। तो अगला पॉइंट देखते हैं, खसों को शूद्र वर्ग में 1885 में शामिल किया गया है। महाभारत के अनुसार, महाभारत जो हमारी पुस्तक है उसके अनुसार, खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। अगला पॉइंट देखते हैं, टिकुआ प्रथा और झटेला प्रथा का संबंध भी खस जाति से रिलेटेड है। टिकुआ प्रथा और झटेला प्रथा। अगला पॉइंट देखते हैं, 1914 में तिब्बत और अंग्रेजों के मध्य एक समझौता हुआ है, जिसके बाद भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार की पूर्ण अनुमति प्राप्त हुई। अगला पॉइंट देखते हैं, भूटांतिकों के समूह को कुंच कहा जाता है, महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, खुटानी नाला नैनीताल में पाषाणकालीन उपकरण खोजे हैं यशोधर मठपाल जी ने। अगला तथ्य देखते हैं, लाखू गुफा के शैल चित्रों की तुलना, लाखू गुफा जो कि सुयाल नदी के तट पर हमारे प्यारे अल्मोड़ा में स्थित है, जिसकी खोज 1968 में MP जोशी जी ने की थी। तो यहाँ से प्राप्त जो शैल चित्र हैं, इनकी तुलना भीमबेटका से प्राप्त शैलाश्रयों से होती है। शैलाश्रय मतलब गुफाओं से जो यहाँ चित्र प्राप्त होते हैं। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्वारख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा को खोजने का श्रेय राकेश भट्ट जी को जाता है, जो कि डुंगरी गांव में स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर। और अगर जिला पूछा जाए तो चमोली में स्थित है। ग्वारख्या गुफा से 41 संगीन चित्र मिले हुए हैं, ये भी हमने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मलारी गांव चमोली में उत्खनन का कार्य किया है 1983 और 2001 में। यहां से इन्हें एक पशु कंकाल भी मिला है, जिसको वृषभ जुबू या जोबा भी नाम दिया गया है। इसी के साथ मलारी गांव से 5.2 किलो का सोने का मुकुट भी प्राप्त हुआ है, मुखावरण भी प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, और मलारी गांव से जो हमें बर्तन प्राप्त हुए हैं, इनकी तुलना स्वात घाटी से प्राप्त बर्तनों से होती है। तो स्वात घाटी वर्तमान में कहां पर स्थित है? स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, मलारी से प्राप्त समाधानों को राहुल सांकृत्यायन जी खस जाति का बताते हैं। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। आपको एक चीज क्लियर करवा दें, जो मलारी से हमें समाधान प्राप्त हुए, इनकी खोज का श्रेय शिव प्रसाद डबराल चारण जी को जाता है। 1956 में उन्होंने इसको खोजा है। और इन्हीं समाधानों को, कब्र भी कह सकते हैं हम, इन्हीं समाधानों को राहुल सांकृत्यायन जी खस जाति का बताते हैं, खस जाति। अगला पॉइंट देखते हैं, अल्मोड़ा के सानड़ा व बसेड़ी गांव से जो समाधान खोजे हैं वो है हमारे यशोधर मठपाल जी। अगला पॉइंट देखते हैं, बनकोट पिथौरागढ़ से 1989 में प्राप्त ताम्र उपकरण रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में रखे गए हैं। और राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में रखे गए। महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला फैक्ट देखते हैं, रघुवंशम पुस्तक में गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु के नाम से जाना गया है, गौरी गुरु नाम दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य। अगला तथ्य देखते हैं, केदारखंड मानसखंड की सीमाओं का विभाजन, केदारखंड और मानसखंड स्कंद पुराण के हिस्से हैं। हमारे उत्तराखंड वाले हिस्से को केदारखंड और मानसखंड में बांटा गया है। केदारखंड गढ़वाल को दिखाता है, जबकि मानसखंड कुमाऊं को दिखाता है। तो इन दोनों के बीच का विभाजक जो है, तो वो है बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, महाभारत में देवप्रयाग का नाम, देवप्रयाग हमने ध्यान रखना है, पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग है देवप्रयाग। ये टिहरी में स्थित है। यहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और देवप्रयाग के बाद आगे जो नदी बढ़ती है उसे गंगा नाम से जाना जाता है। तो सवाल है, महत्वपूर्ण फैक्ट, महाभारत में देवप्रयाग का नाम तीर्थ शिरोमणि या समग्र पापों का विनाशक प्राप्त होता है। अगला तथ्य देखते हैं, महाभारत में श्रीनगर का नाम प्राप्त होता है सुबाहुपुर।
या श्री क्षेत्र। महाभारत के टाइम पे अगर देखें तो हमारे यहाँ पर पुलिंद राजा होते थे सुबाहु, इनकी राजधानी श्रीनगर थी, तो उन्हीं के नाम पर इस श्रीनगर को श्री क्षेत्र या सुबाहुपुर भी कहा गया है। और ये किसकी तरफ से लड़े थे महाभारत में अगर पूछे जाए, पुलिंद राजा सुबाहु महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़े थे। अगला तथ्य देखते हैं, ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम कुशीनगर प्राप्त होता है। तथ्य महत्वपूर्ण हो सकता है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध का उसरी ध्वज कनखल जाने का वर्णन हमें प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध कनखल क्षेत्र में आए थे, प्राप्त होता है। उस कनखल को बौद्ध ग्रंथ में उसरी ध्वज कहा गया, जो वर्तमान में हमारा कनखल है। अगला तथ्य देखते हैं, पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊं का नाम कामादेश प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण तथ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलें। अगला तथ्य देखते हैं, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में गणपति नाग का त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है, जो कि 6th सेंचुरी का था, यानी 500 से 600 के बीच का है। एग्जैक्ट तो हम कह नहीं सकते हैं। अगला तथ्य है, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख जो उत्तरकाशी में स्थित है, इसमें जिस लिपि का प्रयोग हुआ है वो है शंख लिपि। अब देखते हैं आज के कुछ अंतिम पॉइंट कालची शिलालेख के बारे में। इसकी खोज मिस्टर फॉरेस्ट ने 1860 में की थी। इसके निर्माता है मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक मौर्य। स्थापना वर्ष अगर पूछा जाए तो 257 ईसा पूर्व। कालची शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। लिपि ब्राह्मी लिपि है। और कालची शिलालेख में हमारे प्यारे उत्तराखंड के इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। और यहाँ के जो निवासी हैं, यानी इस क्षेत्र में जो निवासी हैं, उन्हें पुलिंद कहा गया है। तो इसी के साथ BS नेगी जी की पुस्तक का जो दूसरा चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण वन लाइनर हमारे समाप्त होते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। सबसे पहला काम वीडियो ध्यान से सुननी है, उसके बाद अपने नोट्स बनाने हैं। जो फैक्ट आपको आते हैं वो बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो नहीं आते उन्हें लिखना है। डिटेल में मैं उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड परीक्षावाणी, उत्तराखंड जिला सीरीज, उनके प्रैक्टिस सेट सब करा चुका हूं आपको। तो इसी वजह से इस बुक को दोबारा न करा के मैं महत्वपूर्ण वन लाइनर करा रहा हूं। तो आप लोग की ड्यूटी है बहुत बढ़िया सी वीडियो सुनना है, देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद पसंद आते हैं तो शेयर करना है। और इनकी PDF अगर आपने प्राप्त करनी है, PDF जैसे उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी इत्यादि की PDF, और जो अभी हमारे BS नेगी वाले नोट्स चल रहे हैं उनकी PDF, BS नेगी वाली PDF के नोट्स आपको 20 या 25 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद दी जाएगी। अभी ये PDF जो तैयार है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है आपको। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और टोटल आप देख सकते हैं, टोटल इसमें 47 चैप्टर हैं। 47 लेक्चर में मैं इसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। वीडियो अगर बड़े होंगे तो एक चैप्टर के 2 हिस्से भी आ सकते हैं। तो आप देख चुके हैं, पहला चैप्टर मैं कल समाप्त करा चुका हूँ, दूसरा चैप्टर आज समाप्त हो चुका है। अगला लेक्चर बहुत जल्दी आएगा। तो अगले जो वीडियो हमारे आने वाले हैं, 2 वीडियो लगातार रहेंगे उत्तराखंड के वन लाइनर से रिलेटेड। उसके बाद संडे के दिन आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो है उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें हम उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष इत्यादि से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट करने वाले हैं, जो कि अगस्त तक के अपडेटेड रहेंगे। और पुस्तक आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाकी कौन कौन से वीडियो आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।